हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेशमा एजुकेशनल सोसाइटी। तो ये हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं साइंस का, एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो दिस इज आवर सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है जो हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो ये ऑन शॉट वन शॉट है, रिवीजन है, रिवीजन पर्पज़ के लिए फुली बेस्ड ऑन बोर्ड। ठीक है, फुली फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें समझना है। पहला टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड बेस के केमिकल प्रॉपर्टी को समझेंगे। व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव इन कॉमन, ये सेकेंड हमारा टॉपिक है। थर्ड है, हाउ स्ट्रॉन्ग्स आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड और बेस सॉल्यूशन, इसके बारे में देखेंगे। और सॉल्ट के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडिकेटर से। ठीक है, देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है। द केमिकल सबस्टांसेज विच इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट देयर एसिडिक और बेसिक नेचर इन द इज नोन एज इंडिकेटर। मतलब कि इंडिकेटर एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो हमें हेल्प करता है किसी भी सब्सटेंस को पता करने में कि वो एसिड है या बेस है, यानी कि उसका नेचर एसिडिक है या बेसिक है। हमें जैसे कि हम तुम्हें कोई एक सब्सटेंस दे दिए, ये कोई सब्सटेंस है, ठीक है, और तुम्हें पता करना होगा कि ये सब्सटेंस या तो एसिडिक होगा या फिर बेसिक है। तुम्हें पता करना है कि ये सबस्टांस जो हमें दे रखा है, ये कोई सबस्टांस है, ये सबस्टांस के बारे में हमें नहीं पता है कि ये सबस्टांस एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है ना, तो इसे चेक करने के लिए ये किस नेचर का है, हम क्या करेंगे कि इस सबस्टांस पर क्या करेंगे, इस सबस्टांस के विच एडेड अ सॉल्यूशन इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू डिटेक्ट देयर एसिडिक और बेसिक नेचर। हम क्या करेंगे, इसमें एक इंडिकेटर लेंगे और उसमें इस सबस्टांस को क्या करेंगे, डाल देंगे थोड़ा सा वेरी स्मॉल अमाउंट में। तब हमें पता चलेगा, कुछ चेंजेस होगा कुछ। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है एसिडिक बेसिक का, तो यदि उस तरीके का जिसका प्रॉपर्टी हमें शो होगा इंडिकेटर के साथ, तो हम उससे अपना अंदाज़ा लगा लेंगे कि हाँ, जो हमारा है वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिकेटर दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में क्लासिफाइड है, एसिड बेस इंडिकेटर और दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। दो तरीके से ये डिपेंडेंट है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, द इंडिकेटर विच शोज डिफरेंट कलर। जब हम सबस्टांस को ऐड करेंगे इंडिकेटर में तो कलर चेंज शो करेगा, डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। एग्जाम्पल जैसे लिथमस है, फेनोप्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सभी क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर है। दूसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, द सबस्टांस विच गिव वन टाइप ऑफ ऑर्डर इन एसिडिक, ऑर्डर मतलब स्मेल, ऑर्डर मतलब स्मेल इन एसिडिक मीडियम एंड डिफरेंट ऑर्डर इन बेसिक मीडियम, इट इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसके एग्जाम्पल जैसे होते हैं वैनिला एसेंस है ना, ओनियन, क्लोव ऑयल, ये सारे इंडिकेटर हैं। किस तरीके के इंडिकेटर हैं, तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो ये हो गए हमारे पास। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। एसिड बेस इंडिकेटर कितने टाइप्स के होते हैं, तो पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक, नेचुरल इंडिकेटर जैसे कि पीछे भी हम देखें कि दो तरीके का हमारे पास है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है, एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो एसिड बेस इंडिकेटर कुछ टाइप्स के होते हैं, जिनमें पहला टाइप्स हमें क्या देखना है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर क्या है, बोलता है कि लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। कौन है, लिटमस, विच इज पर्पल कलर डाई, पर्पल कलर का डाई है नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, टर्मरिक एंड रेड कैबेज जूस आर अदर एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर के तीन एग्जाम्पल हमारे पास मिले अभी यहाँ पे। कौन कौन, पहला मिला लिटमस है ना, पहला लिटमस, दूसरा टर्मरिक, तीसरा रेड कैबेज जूस। ठीक, तो लिटमस काफ़ी पॉपुलर है, तो इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो पर्पल होता है। ठीक ना, यानी कि पर्पल कलर का डाई है। ठीक,
ये देखो एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल ये टेबल है जिसमें कि लिटमस और जितने भी नेचुरल इंडिकेटर हैं सबका कलर अपना, मतलब कि उसका ओरिजिनल कलर क्या है वो, और वो जब एसिड में होता है, एसिड मीडियम में जाएगा तो उसका चेंज कैसा होता है, बेसिक में जाएगा तो कैसा होता है। तो लिटमस की बात करें, ओके, तो लिटमस का जब हम बात करेंगे तो इसका तो ओरिजिनल कलर पर्पल है, ठीक है ना, यानी कि ये पर्पल कलर का डाई है, ठीक, पर्पल कलर का ये डाई है, ठीक है ना। जब पर्पल कलर डाई लिटमस को हम क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये रेड कलर में हो जाता है, ठीक, और बेसिक मीडियम में कैसा कलर हो जाता है, ये ब्लू, ठीक है ना। टर्मरिक का ये तो अपना ओरिजिनल स्टेट यानी कि न्यूट्रल बोले तो नेचुरल इसका जो कलर है ये येलो होता है। टर्मरिक मतलब हल्दी, सबको पता होगा, तो ये सभी लोग जानते हैं कि हल्दी का नेचुरल कलर कैसा होता है, येलो होता है। उसको एसिड, यदि उसको एसिडिक मीडियम में रखेंगे यानी कि टर्मरिक पे थोड़ा सा एसिड डालेंगे, थोड़ा सा टर्मरिक यदि किसी प्लेट पे या कहीं पे हम क्या करेंगे ना, कहीं प्लेट पे कहीं पे हम थोड़ा सा टर्मरिक ले लेंगे और इस पे ड्रॉप से एक ड्रॉप एसिड डालेंगे, ये येलो कलर हो जाएगा। लेकिन जब बेसिक मीडियम में उसको ले जाएंगे तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा। वैसे ही रेड कैबेज का इसका अपना ओरिजिनल स्टेट में कलर कैसा होता है, रेड, लेकिन एसिडिक मीडियम में बात करेंगे तो ये भी कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा, रेड का रेड ही रहेगा। बेसिक मीडियम में कैसा होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो इस टेबल को याद कर लेना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर, यानी कि एसिड बेस इंडिकेटर में पहला तो नेचुरल हम लोग देख लिया, दूसरा क्या होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें फेनाप्थलीन है एंड मिथाइल ऑरेंज आर सिंथेटिक इंडिकेटर। दो है, फेनाप्थलीन है और मिथाइल ऑरेंज, ये दो सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब कि ये नेचुरल कहीं ऐसा नहीं है, जिस तरीके से इधर हम पढ़े थे लिटमस हो गया, रेड ये हो गया, ये सभी नेचुरल है। नेचुरल यानी कि कहीं ना, लिटमस जो है ना ये किसी पेड़ से मिलता है हमें, ठीक ना, एक ट्री होता है, उस ट्री से लिटमस इंडिकेटर हम लेते हैं। टर्मरिक जो हल्दी है ये भी नेचुरल है, रेड कैबेज वो भी नेचुरल है। लेकिन ये सिंथेटिक जो होता है इसको मैन मेड एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि आदमी द्वारा बनाया गया होता है जो हम यूज करते हैं, ठीक। तो टेबल में देख लो, फेनाप्थलीन जो होता है कलरलेस होता है अपने ओरिजिनल न्यूट्रल मीडियम बोले तो, यानी कि अपना स्टेट जो होता है ओरिजिनल स्टेट उसका, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तब पर एसिडिक मीडियम में भी कलरलेस होता है, बेसिक मीडियम में पिंक कलर हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज तो न्यूट्रल में ऑरेंज रहेगा, एसिडिक मीडियम में रेड होता है, बेसिक में येलो हो जाता है ये, ठीक। तो इस कलर चेंज को एकदम अच्छे से रट जाना है, कलर चेंज मतलब काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब स्टार्ट करते हैं एसिड, क्योंकि इंडिकेटर इसलिए पहले पढ़े कि इंडिकेटर ही हमें बताएगा कि कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है, या कौन न्यूट्रल है। तो अब तो हम इंडिकेटर पढ़ लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब अच्छे से पहचान सकते हैं कि कौन एसिड है कौन क्या है, कौन बेस है कौन, ठीक है ना। तो उसका डेफिनेशन देखो, सबस्टांस, एसिड क्या है, सबस्टांस व्हिच इज सावर इन टेस्ट एंड चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड इन एसिड, ठीक है ना। एसिड क्या करता है, एसिड क्या करता है कि एसिड ना रेड, सॉरी, एसिड हमारा क्या करता है कि ब्लू कलर लिटमस को, ब्लू कलर लिटमस को, ब्लू कलर लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर लिटमस में, रेड कलर लिटमस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। किसके, ब्लू से रेड में कर देता है। लिटमस का जो ये है कलर ऑफ ब्लू से किस में कर देता है चेंज, टू रेड में, ठीक है ना। तो एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू, देखो ये दोनों ही एसिड का डेफिनेशन, तो ये एक बोल दो ना कि सिंपल सा डेफिनेशन हो गया बच्चे टाइप का, लेकिन ये हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है, ठीक है। क्या डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड आर सबस्टांस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू फर्निश हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयंस। यानी कि जब कभी भी एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जाता है, डिसोसिएट करता है, तो वहां से हमें हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता हुआ दिखता है। हाइड्रोनियम आयन किसको बोलते हैं, H3O+ को, ठीक है ना। तो वहां से हमें हाइड्रोनियम आयन है ना डिसोसिएट होता दिखता है, ठीक। जब एसिड किस में डिसोसिएट करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में, तो वहां से हमें हाइड्रोनियम आयन रिलीज होता है, तब हम समझ जाएंगे कि ये एसिड है, ठीक है ना। तब हम समझ जाएंगे वो क्या चीज है, एसिड है,
ठीक है। अच्छा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन दोनों लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि एसिड क्या है, मान के चलो कि HCl हमारे पास एक एसिड है ना, HCl हमारे पास एक एसिड है, तो HCl को हम वाटर में यानी एक्वस सोल्यूशन में डाल दिए, ठीक है ना। तो एक्वस सोल्यूशन में इसको जब डालेंगे हम इसे, तो ये क्या होता है हमारे पास कि एसिड को जब इसमें डालेंगे तो ये ब्रेक करके H प्लस प्लस Cl माइनस में हो जाएगा। लेकिन हम तो एक्वस सॉल्यूशन में डाले हैं, तो ये कंटेनर में हम डाले जिसमें क्या है, वाटर है ऑलरेडी, पहले से क्या है इसमें, पहले से ही इसमें वाटर है, पानी है। तो यहाँ इसमें जब एसिड H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो ये H प्लस जो है ना, ये इस पानी के साथ यानी H2O के साथ मिल करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H प्लस प्लस H2O गिव्स H3O प्लस। यानी कि जब वो जो एसिड का H प्लस है वो फिर पानी से रिएक्ट करके H3O प्लस बन जाता है, तो उसी को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड्स का क्लासिफिकेशन देखते हैं, है ना, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। यानी कि एसिड के स्ट्रेंथ पर कितने टाइप्स के एसिड होते हैं, 2 टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, एसिड विच अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन एक्वस सॉल्यूशन, कंप्लीट डिसोसिएशन इन किस में, एक्वस सॉल्यूशन, प्रोड्यूसिंग हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी कि जब कभी भी हम यदि एसिड को लिए और पानी में डिसोसिएट कर दिए एक्वस सॉल्यूशन में, यदि लार्ज नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज हो रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया। और कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया इसका मतलब कि वो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे एग्जांपल देखो, HCl है ना, H2SO4, HNO3, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड क्या होता है, जिसमें बहुत कम H प्लस आयन क्या हो, रिलीज हो, प्रोड्यूस हो। जब कभी भी हम एसिड को डालेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना, तो बहुत लो अमाउंट में H प्लस का कंसंट्रेशन हो, या उस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन काफी कम आए, या H प्लस काफी कम प्रोड्यूस हो, उस केस में बोलेंगे कि वो एसिड हमारा क्या है, वीक एसिड। यानी कि अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, बहुत कम डिसोसिएट करे। यदि हमारा एसिड बहुत कम डिसोसिएट करेगा, तो कम डिसोसिएट करेगा तो उस पूरे सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में एसिड का जो कंसंट्रेशन यानी कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो लो होगा। तो लो होगा इट मीन्स कि बहुत H प्लस जो है वो काफी कम प्रोड्यूस होगा, उस एसिड से निकलेगा, रिलीज होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो वीक एसिड है। तो वीक एसिड का एग्जाम्पल जैसे CH3COOH, ठीक, जिसको हम लोग है ना फॉर्मिक नहीं एसेटिक एसिड बोलते हैं इसे। ये हमारा कौन सा एसिड है, एसेटिक एसिड है CH3COH। फॉर्मिक एसिड ये होता है HCOOH, ये हमारा कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक, एक और एसिड होता है वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड, जिसको H2CO3 बोलते हैं। ये क्या है हमारा, कार्बोनिक एसिड, दिस इज कार्बोनिक एसिड। तो ये था वीक एसिड। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ 2 तरीके के थे। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, बेस्ड ऑन बेसिसिटी ऑफ एसिड, इस एसिड के बेसिसिटी के ऊपर। तो इसका बेसिसिटी का एक टर्म आया है नया हमारे पास। किसकी बेसिसिटी, एसिड की। बेसिसिटी कभी बेस की नहीं होती, ठीक है। जब कभी बेसिसिटी की बात करेंगे तो एसिड्स की होगी, एसिडिटी की बात करेंगे तो बेस का होगा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स प्रेजेंट इन एन एसिड। एसिड में जितने नंबर ऑफ H प्लस आयन, कैसे H प्लस आयन, रिप्लेसेबल H प्लस आयन जितने प्रेजेंट होंगे उतना ही, उसी चीज को बेसिसिटी बोलते हैं। उसी टर्म को डिफाइन करके हम बेसिसिटी बोल देते हैं। यानी कि किसी भी एसिड में, ठीक है ना, कितने H प्लस रिप्लेसेबल H प्लस आयन्स प्रेजेंट है कितने नंबर में, उसी को बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये क्लासिफाइड है, पहला मोनोबेसिक, दूसरा होता है डाइबेसिक और तीसरा ट्राइबेसिक। यानी कि बेसिसिटी के बेसिस पर ये 3 चीज में, यानी कि यदि एक रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं कि मोनोबेसिक एसिड है। जैसे कि HCl है ना, HNO3, CH3COOH,
एटसेट्रा। इसमें क्या है सब में, एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। तो इस सब में क्या है, सब में क्या हो रहा है कि एक ही H प्लस रिप्लेसेबल है। जैसे कि यहाँ पे कितना है H प्लस Cl माइनस, तो एक ही हो गया H प्लस। इस केस में भी सेम उसी तरीके से है H प्लस NO3 माइनस, तो यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, क्यों CH3COO माइनस जब ब्रेक होगा इसमें और H प्लस में टूटता है, तो यहाँ पे भी, तो हर जगह क्या दिख रहा है, एक ही H प्लस रिप्लेसेबल हमें दिख रहा है आयन। इसलिए इन सब की बेसिसिटी कितनी है, बेसिसिटी कितनी है, 1 है। और बेसिसिटी 1 है तो उसको बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड। जब बेसिसिटी 1 है इट मीन्स कि वो कैसा एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है। डाइबेसिक एसिड कौन सा हो जाएगा, H2SO4, H2CO3 हो जाएगा, H2SO3 हो जाएगा। ये सारे कैसे है, डाइबेसिक है। इसको जब ओपन करोगे, ये जब डिसोसिएट करेंगे वाटर में, एक्वस सोल्यूशन में, ये जो है ना, ये डिसोसिएट करेगा तुम्हारा SO4 2 माइनस और H2 प्लस में, ठीक है ना, या 2H 2 मोल ऑफ H ये होगा, ठीक है ना, 2 आयंस होंगे, यहाँ 2H प्लस होगा, ठीक है, 2H प्लस में टूटेगा। सेम यहाँ पे भी वही CO3 2 माइनस होगा और इसका भी 2H प्लस होगा, ब्रेक डाउन होगा तो सेम इसमें भी होगा। ट्राइबेसिक का H3PO4 है, इसको याद करना, MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। हमें एक ही पढ़ना है ट्राइबेसिक एसिड जिसमें 3 रिप्लेसेबल H प्लस आयन प्रेजेंट हो, तो ट्राइबेसिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर। कैसे ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसके साथ, वाटर में। बात समझ में आ रहा है, यानी कि देखो डाइल्यूट का मतलब होता है ना कि एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना, एसिड को वाटर के साथ मिक्स करना, ठीक। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को मिक्स करते हैं विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक नेचर, एक्सोथर्मिक होता है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर अ लार्ज अमाउंट ऑफ। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, कि हम कभी भी, जैसे कि ये कंटेनर है हमारे पास, इसमें हम एसिड ले रखे हैं पहले से, और एक कंटेनर है जिसमें हम पहले से वाटर ले रखे हैं, तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये कहना चाह रहा है, अच्छा तुम अपने से बताओ कि यहाँ एसिड है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि वाटर डालेंगे ड्रॉप बाय, इसमें क्या करेंगे हम वाटर डालेंगे, क्योंकि मिक्स, ये क्या दिया है, अ डाइल्यूट एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विथ वाटर, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को किसके साथ मिक्स करेंगे, वाटर के साथ। तो 2 तरीका हो जाता है, या तो हम एक कंटेनर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ले लें, उसमें पानी डालें, मिक्स करें इस तरीके से, या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि एक कंटेनर में हम वाटर पहले से ले लें और उसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालें। 2 ही तरीके से हम मिक्स कर सकते हैं, किसी ना किसी में एक दूसरे को पोर करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 वेज हैं मिक्सिंग के, मिक्सिंग के हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर डालें या फिर वाटर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालें। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में वाटर नहीं डाला जाता है। क्यों नहीं डाला जाता है, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है, प्रोसेस जो है हाईली एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि जब वाटर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डालेंगे ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे एक्सप्लोजन हो जाएगा, काफी भारी एक्सप्लोजन होगा एकदम, ठीक है ना। तो इसलिए हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करते हैं, सो वी, है ना, वी मिक्स बाय एडिंग concentrated acid to the water ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या करेंगे, वाटर में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालेंगे, ठीक है, ठीक है।
तो यही चीज बोला है कि डाइल्यूशन ऑफ concentrated acid should always be done by adding concentrated acid to water gradually with continuous stirring and not by adding water to the concentrated। सेम वही बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, कंटेनर में पहले वाटर ले लेंगे और इस वाटर में हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे और इसको हम स्टीरिंग यानी कि इसको मिलाते रहेंगे, ऊपर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालते रहेंगे, मिलाते रहेंगे। ठीक है ना, ये तरीका मेथड होना चाहिए हमारे पास। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ऑर्गेनिक एसिड है जो डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल में प्रेजेंट होते हैं, उनका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना। तो उनका कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि लेमन और ऑरेंज में साइट्रिक एसिड होता है, विनेगर जो है ना, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, दही कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है, स्पिनच में ऑक्सैलिक एसिड होता है। ये सारे कैसे एसिड है, ये सारे ऑर्गेनिक एसिड है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। क्या जनरल प्रॉपर्टीज है, तो दो प्रॉपर्टी होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल एसिडिक सब्सटेंस हैव सावर टेस्ट, सभी सावर टेस्ट होते हैं, यानी कि सावर मतलब खट्टा। ठीक ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, ये देख लिए कि ब्लू से रेड में हो जाता है लिटमस कलर का चेंज एसिड में। मोस्ट ऑफ द एसिड आर कोरोसिव इन नेचर, मतलब कि बहुत सारे एसिड हाईली कोरोसिव, मतलब कि एक तरीके से बोले डेंजरस। कोरोसिव मतलब कि जलन टाइप का बोल सकते हैं। ठीक ना, कोरोसिव नेचर होते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यदि कोई सॉल्यूशन है, इसमें वाटर ले रखे हैं, ठीक, तो यदि हम प्योर वाटर लिए हैं तो प्योर वाटर के बारे में हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कौन, प्योर वाटर। लेकिन इस प्योर वाटर में हम क्या करेंगे, यदि इस प्योर वाटर में हम क्या किए कि इस प्योर वाटर में ना हम कंसंट्रेटेड एसिड या कोई भी एसिड डाल दिए, जब इसमें एसिड डाल देंगे तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। लेकिन ऐसे प्योर फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हम इसमें एसिड डालेंगे ये कंडक्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर देगा। तो वही चीज़ बोल रहा है कि सॉल्यूशन जो है किसका, एसिड इन वाटर का, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके। तो पहला क्या है, रिएक्शन विथ मेटल। इसके केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। तो रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल में क्या बोल रहा है कि एसिड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स सच एज जिंक। एक्टिव मेटल का एग्जाम्पल दे रखा है, जिंक, मैग्नीशियम एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। ठीक है, एसिड किसके साथ रिएक्ट, कुछ एग्जाम्पल, ये कुछ रिएक्शन इस तरीके का है कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक्टिव मेटल के साथ। तो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होगा। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होगा, इवॉल्व होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एक्टिव मेटल एक ले लिए जिंक, और इसको किसके साथ रिएक्ट करवाना है, एसिड के साथ। तो एसिड ना हम डाइल्यूट एसिड लेते हैं, तो H2SO4 ले लेते हैं, एक्वस डाइल्यूट हो गया, नहीं एक्वस हो गया। तो ये रिएक्ट करने के बाद ना ये ZnSO4 बनेगा और एक्वस होगा ये भी, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल हो रखा है हमारे पास। नेक्स्ट है कि रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसका किसका एग्जाम्पल रिएक्शन है, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, एक तो मेटल कार्बोनेट, ठीक, और दूसरा जो देखना है एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ये नया नेम है, पहले मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ना हम मेटल बाई कार्बोनेट बोलते थे। ठीक है, तो ये नया नेम आया है जो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक, तो इसमें क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए एक साथ देखेंगे। क्या दे रखा है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट। देखो
यहाँ बाइकार्बोनेट लिखा है ना, टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विथ ब्रिस्क इफरेंस, कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा लेकिन इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जरूर देगा, ठीक ना, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड जरूर इवॉल्व होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें कि कार्बोनेट देखते हैं, कार्बोनेट का। तो हम ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सॉलिड है ये। सोडियम कार्बोनेट को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, एक्वस H2SO4 है। तो ये हमें क्या देगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है एक्वस, और इसके साथ साथ H2O भी देगा वाटर में, और साथ साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा ही, ठीक। तो ये क्या है, लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और ये है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है सोडियम सल्फेट। ये वाटर हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम जो देखेंगे उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में NaHCO3 ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ, सॉलिड में है, रिएक्ट करेगा HCl यानी एसिड के साथ जो कि एक्वस है। तो ये हमें NaCl देगा, एक्वस सोडियम क्लोराइड, साथ साथ वाटर रिलीज, पानी निकलेगा लिक्विड फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा जो कि गैसियस है, यहाँ से इवॉल्व होगा, ठीक। तो ये था रिएक्शन हमारा इसके साथ, ठीक है। तो अब जो हम देखेंगे रिएक्शन विथ बेस, एसिड का किसके साथ रिएक्शन देखेंगे, किसके प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, एसिड के। तो एसिड का रिएक्शन जो है बेस के साथ देखेंगे। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड प्लस बेस जो है रिएक्ट होने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, HCl प्लस NaOH, यानी कि ये क्या है, बेस है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी रिएक्शन को तो हम लोग न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। एसिड और सॉल्ट के रिएक्शन को क्या सा रिएक्शन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्या देगा हमें, सॉल्ट NaCl जो कि एक्वस होगा सोडियम क्लोराइड, और साथ साथ पानी देगा H2O लिक्विड। ये हमारा रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन जो है रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, ये भी है, यानी कि एसिड हमारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटालिक ऑक्साइड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड के साथ हमें क्या मिलेगा, हमें क्या दे रखा है कि सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा यहाँ से भी। तो इसका एक एग्जांपल देख लो, जैसे कि एसिड में ना हम क्या करते हैं HCl ले लेते हैं, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटालिक ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्ट करने के बाद हमें सॉल्ट देगा कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ये एक्वस है, सॉल्ट एक्वस होता है फॉर्म में, और साथ में H2O रिलीज होगा। तो ये तो हमारा क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए देखो इधर 2 मोल है तो इधर 2 लगा दो। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा किसका, ये सारे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, जितने भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम में आता है। थर्ड जो देखेंगे रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ इसका रिएक्शन। एसिड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव H3O+। तो अभी हम पहले भी वहाँ जब एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हम वहाँ पे बताए थे कि हाइड्रोनियम आयन है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो हम बताए थे वहाँ कि एसिड जो है डिसोसिएट होता है जब एक्वस सॉल्यूशन में, तो H+ निकलता है, और वो H+ फिर पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो ये क्या बोल रहा है कि जब एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या देता है, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन्स। यानी कि एसिड जो है जैसे कि HCl ले लो, ये पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, H3O+, ठीक है, और साथ में Cl-। इसको थोड़े डिटेल में समझते हैं कैसे ये आया, ठीक है ना।
तो थोड़ा डिटेल में समझने के लिए ना इसको इरेज करते हैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अब समझते हैं डिटेल में कि पहले हम स्टेप जो हमारा क्या है, पहला स्टेप HCl को ना हम पानी में डालते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है ना। इसको डिसोसिएट करवाएं पानी में, डिसोसिएट किया कहाँ पे, पानी में डाले तो जब पानी में इसको डालेंगे HCl को तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ठीक। तो ये H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। जैसे कि ये कंटेनर हम लिए थे, इसी कंटेनर में हम क्या किए थे, इसी कंटेनर में ना हम HCl डाल दिए थे, इसी कंटेनर में HCl डाल दिए थे। तो डालने के बाद क्या हुआ था कि पानी के जैसे ही कांटेक्ट में आया ना HCl, ये डिसोसिएट होकर के, इसमें तो पहले से H2O है, ये डिसोसिएट होकर के ना H प्लस और Cl माइनस में टूट गया। अब क्या किया, ये H प्लस इस H2O के साथ मिल करके, H2O के साथ मिल करके इसी पानी में H2O अभी भी है, इसी पानी में ये Cl माइनस अभी भी है, और H प्लस और H2O मिल करके ये H3O प्लस बना दिया, ठीक है, और पानी है इसमें। तो वही चीज है। फिर इसको क्या किया, फिर ये हमारा पानी के साथ रिएक्ट करके ये H3O प्लस और साथ में Cl माइनस बन गया। तो इस तरीके से रिएक्शन कुछ होकर के हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। अब देखते हैं यूजेज ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, सिंथेटिक फाइबर, डाइज, ड्रग्स एक्सेट्रा, एंड यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग ऑल्सो, ठीक है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी एसिड का यूज होता है। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, एक्सप्लोसिव लाइक TNT, ये एक्सप्लोजन है, ठीक है ना, जैसे कि बम वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, काफी एक्सप्लोसिव होता है। आर्टिफिशियल सिल्क, डाइज है, प्लास्टिक, ये सारे भी एसिड से बनते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन टेक्सटाइल, फूड, लेदर एंड डाइंग इंडस्ट्री। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl भी यूज होता है किस चीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, फूड वगैरह में, लेदर इंडस्ट्री में, डाई इंडस्ट्री में, जहां पे कलर होता है कपड़े का। अब आते हैं बेस के ऊपर। तो बेस का पहले देखते हैं क्या कॉमन एग्जाम्पल है, सॉरी डेफिनेशन। तो बेस जो होता है, जैसे कि एसिड सावर टेस्ट में होता था खट्टा, बीटर टेस्ट, बीटर मतलब कि कड़वा, जैसे कि करेला का कैसा स्वाद होता है, कड़वा स्वाद होता है, उस टाइप के स्वाद को हम लोग क्या बोलते हैं, बीटर, ठीक ना। और सोपी टू टच, टच करेंगे तो सोपी जैसा यानी कि साबुन वगैरह जैसा होता है। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है। लेकिन एसिड क्या करता था, एसिड क्या करता था उल्टा, ब्लू को रेड में। तो ऐसे याद रख सकते हो इसको, बी से ब्लू और बी से बेस, यानी कि बेस में कैसा लिटमस होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। एरेनियस ने क्या बताया था बेस के बारे में, जैसे एरेनियस एसिड के बारे में क्या बताया था कि उसको वाटर के साथ डिसोसिएट होगा वाटर में, तो डिजोल्व होने के बाद H प्लस आयन रिलीज करता है, या फिर हाइड्रोनियम आयन। तो उसी तरीके से जब हम बेस को डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो ये OH माइनस रिलीज करता है ज्यादा अमाउंट में। ऐसा नहीं है कि H प्लस नहीं रिलीज होता है, जैसे कि वहां पे भी एसिड में भी OH माइनस रिलीज हो रहा होगा, लेकिन H प्लस काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा इन कंपेरिजबल टू OH माइनस। लेकिन बेस के केस में क्या है, OH माइनस काफी ज्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा होगा इन कंपेरिजन टू H प्लस, ठीक। क्लासिफिकेशन इसका भी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो कंप्लीटली आयोनाइज, सेम चीज, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए किस चीज में, OH माइनस आयन में। और जो एग्जाम्पल देख लो, इसके एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कस, NOH, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा ले लो KOH, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सेम डेफिनेशन है, बस इसमें क्या होगा, वीक बेस है, जैसे कि वीक एसिड में क्या होता था, H प्लस पार्शियली आयोनाइज होता था, यानी कि काफी लो कॉन्सेंट्रेशन था उस सॉल्यूशन में H प्लस का, जब वीक एसिड डाल रहे थे। सेम उसी तरीके से वीक बेस कहता है कि जब उसको आयोनाइज, यानी कि उसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे बेस को, तो पार्शियली आयोनाइज होगा, यानी कि उस पूरे सॉल्यूशन में जब पार्शियली आयोनाइज होगा तो OH माइनस काफी कम अमाउंट में रिलीज होगा सॉल्यूशन में। तो जब कम अमाउंट में रिलीज होगा तो OH माइनस का कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में काफी कम होगा, ठीक।
तो उसको वीक बेस बोलते हैं। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लो वीक बेस का, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे कि MgOH2, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और नेक्स्ट जो देखेंगे बेस्ड ऑन एसिडिटी, जैसे हम अभी बोले थे कि जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं तो बेसिसिटी हमेशा किसके लिए होता है, एसिड के लिए। सेम यहाँ पे भी जब हम एसिडिटी की बात करेंगे तो एसिडिटी हमेशा किसके लिए होता है, बेस के लिए होता है। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, वहाँ बेसिसिटी का डेफिनेशन हम समझ गए थे। बेसिसिटी क्या होता था कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस प्रेजेंट इन एसिड होता था, एसिड में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन प्रेजेंट इन बेस में। बेसिसिटी में क्या होता था कि नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसेबल, H+ रिप्लेसेबल आयन प्रेजेंट इन, कहाँ पर प्रेजेंट होता था, प्रेजेंट इन एसिड में। लेकिन यहाँ पे बेस में क्या चीज बेस में होना चाहिए, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन कितने हैं। तो ये दो तरीके से है, मोनोबेसिक एसिड और डाइएसिडिक बेस। मोनो एसिडिक क्योंकि एसिडिटी की बात हो रही है, तो मोनो एसिडिक मतलब कि जिसमें एक ही OH- आयन रिलीज हो रहा होगा। तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। डाइएसिडिक में देखोगे तो डाइएसिडिक में देखेंगे हम जब, तो हमारे पास आएगा CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। ठीक है। तो कुछ कमर्शियली हमारे पास बेस है ना, काफी इंपॉर्टेंट बेस है कमर्शियल यूज के लिए। तो उसका देखते हैं कॉमन नेम और उसका केमिकल नेम। जैसे कॉमन नेम उसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं हम लोग, कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं उसे कॉस्टिक सोडा, लेकिन उसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉस्टिक पोटैश, उसका केमिकल नेम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम काफी सुने होंगे, लेकिन उसका केमिकल नेम जो होता है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरीके से सेलेक्ट लाइम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फेमस नेम है, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। सेलेक्ट लाइम जो कि चूना वगैरह में यूज होता है, ठीक ना, उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH2, यही चीज है CaOH2। ठीक। तो यहां तक देख लिए। अब उसके जनरल प्रॉपर्टीज को देखना है। बेस के जनरल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। वो बीटर इन टेस्ट होता है, सोपी टू टच होता है, टच करेंगे तो साबुन जैसा यानी कि सोप जैसा फील होगा। बेस टर्न लिटमस, ये भी देख लिए हैं कि क्या करता है कि लिटमस जो है रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो, बेस में क्या होता है कि ऑरेंज से येलो। देखो ये जो इंडिकेटर में पढ़े थे ना, बस वही चीज है कि इंडिकेटर में जो हम पढ़े थे, इंडिकेटर के केस में कहा गया हमारे पास, उस चीज को समझ लो एक बार। इंडिकेटर वाला सीन किधर है, यहाँ पे है। तो इस तरीके से ये यूज हो रहा है ना, कि जैसे कि हम बात कर ले टर्मरिक का, एक तरीके से एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम इस तरीके से बोलेंगे टर्मरिक में ना ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। एसिडिक मीडियम की बात करेंगे रेडिश ब्राउन से येलो में होता है, लेकिन जब बेसिक की बात करेंगे तो बोलेंगे रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। बेस मीडियम में कौन, लिटमस, रेड से ब्लू में। टर्मरिक की बात करेंगे तो टर्मरिक येलो से रेडिश ब्राउन में कन्वर्ट होता है, किसमें, बेसिक में। तो सिर्फ इस न्यूट्रल के बारे में हम नहीं बात करेंगे जब उस तरीके से डिस्कस करेंगे उधर, तो ठीक है ना, हमें न्यूट्रल से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है। तो हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज के ऊपर थे, किससे, एसिड का ये है, हमें बेस का जनरल प्रॉपर्टीज पता करना। हाँ, तो यहाँ पे भी वही बात बोल रहा है कि मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। मिथाइल ऑरेंज जैसे कि इस केस में बोले हैं, बेस के केस में तो लिटमस जो है ना, बेस के केस में जो लिटमस है, ये लिटमस में क्या होता है कि ये रेड से ब्लू में होता है चेंज। मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का, तो मिथाइल ऑरेंज में क्या होता है ना कि ये ऑरेंज से
येलो में कन्वर्ट होता है बेस के केस में, बेस में येलो होता है, लिटमस जो होता है बेस में ब्लू होता है, मिथाइल ऑरेंज बेस में येलो कलर शो करता है, ठीक है। एंड फेनैप्थलीन फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, ठीक ना। तो फेनैप्थलीन की बात करोगे तो ये कलरलेस होता है, किसके केस में, एसिड के केस में कलरलेस, लेकिन बेस में कैसा हो जाता है, पिंक। तो ये बेस का कलर हो गया, ठीक है। लाइक एसिड्स द सोल्यूशन ऑफ बेसेस इन वाटर ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जिस तरीके से एसिड में हम देखे थे कि यदि हम वाटर में एसिड मिला दिए, जैसे कि प्योर वाटर तो एसिड नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे उसमें एसिड थोड़ा सा मिला दिए तो क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता था। सेम केस यहाँ पे भी है कि ऐसे सिर्फ पानी लेंगे तो नहीं करेगा, तो हम उस पानी में चाहे तो बेस भी डाल देंगे ना, तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। एसिड की जगह पे बेस भी डाल देंगे तब पर बेस कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज किसका, बेस का। तो फर्स्ट देखेंगे जो हम रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड किसका, बेस का। तो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सेम केस है, चाहे हम एसिड का रिएक्शन बेस से करवाएं या फिर बेस का रिएक्शन हम एसिड से करवाएं, दोनों केस में तो सेम होगा। तो यानी कि ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, समझो। तो यानी कि जब रिएक्शन विथ एसिड, तो जब बेस हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं बेस वाला। तो NaOH, ठीक है, एसिड ले लो H2SO4, देखो कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, सॉल्ट और वाटर जहां फॉर्म हो रहा है इसका मतलब कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और आगे डिटेल में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन शॉर्टकट के लिए बता देते हैं कि कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम जब एसिड बेस लेते हैं ना, वो सेम कैटेगरी का लेंगे। यानी कि यदि हमारा एसिड स्ट्रांग रहेगा तो बेस भी स्ट्रांग होगा, एसिड वीक रहा तो बेस भी वीक रहेगा। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग एसिड लेंगे तो बेस ये ले लेंगे, नहीं, ठीक है ना, दोनों स्ट्रांग लेंगे, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये भी स्ट्रांग है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये भी स्ट्रांग है। तो ये क्या मिलता है हमें, Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट है, ये सॉल्ट है, ये सोडियम सल्फेट मिला हमें जो कि सॉल्ट है, और साथ में पानी मिला, तो 2 मोल पानी मिलेगा। इसको अब बैलेंस कर दो तो 4 इधर हो गया, तो हमको लगता है 2NaOH, 2 4 इधर भी हो गया, सोडियम 2 है। इस तरीके से बैलेंस करके चलना है। सेकंड जो रिएक्शन हमें देखना है मेटल के साथ, तो सम बेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस अलोंग विथ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये भी सेम उसी तरीके का बात बोल रहा है कि जब हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, मेटल के साथ एक्टिव मेटल, ठीक है ना, जो जिंक वगैरह लिए थे, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस विथ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा लेकिन इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन यानी इवोल्यूशन भी होगा। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं, बेस ले लो NaOH, ठीक है, एक्वस है, और जिंक के साथ रिएक्ट करवा दो, एक्टिव मेटल है जिंक, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, Na2ZnO2, Na2ZnO2, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ये क्या है, ये सॉल्ट है, और साथ में H2 गैस, ठीक। तो इस तरीके से ये हो गया रिएक्शन मेटल के साथ। नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि एसिड प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सेम, तो इसका भी एग्जांपल देख लो। बेस लेंगे पहले NaOH, एक्वस, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड चाहिए, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो बनेगा Na2CO3 एक्वस, साथ साथ वाटर मिलेगा लिक्विड, ठीक है। ये जितने भी रिएक्शन लिखवा रहे हैं सारे रिएक्शन को रट जाना है, ठीक है ना। रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्ट, रिएक्शन विथ हेवी मेटल सॉल्ट, तो मेटल सॉल्ट रिएक्ट विथ एक्वस सॉल्यूशन, किसके साथ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस टू प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट ऑफ मेटालिक इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड।
तो इसका एग्जाम्पल देख लो, रट लो। ZnSO4, ठीक है ना, जिंक सल्फेट एक्वस में है, रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस है, तो बनेगा Na2SO4 एक्वस, और साथ साथ प्रेसिपिटेट बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड का, ठीक है ना। तो ये कैसा प्रेसिपिटेट होता है, वाइट PPT। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जिंक हाइड्रोक्साइड, जिंक डाइहाइड्रोक्साइड है, किस तरीके का प्रेसिपिटेट है, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। और ये इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, प्रेसिपिटेट ऑफ इनसॉल्युबल मेटालिक हाइड्रोक्साइड, मेटालिक हाइड्रोक्साइड है क्योंकि जिंक क्या है, मेटल है, ठीक। तो ये रिएक्शन किसके लिए हो गया, एक तरीके से बोल दो प्रेसिपिटेशन के लिए हो गया। लास्ट जो है वाटर के साथ रिएक्शन, तो जिस तरीके से उधर हम देखे थे बेस के लिए, तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो OH- देगा। अब ये OH- फर्दर जो है ना वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए यहीं तक ये रिएक्शन रुक जाता है। यानी कि बेस जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है और OH- आयन क्या करता है, रिलीज करता है OH- आयन, और साथ में जो बेस के साथ प्लस वाला होगा कटायन वो ही देता है। जैसे कि एग्जांपल NaOH है, सॉलिड है, इसको हम पानी में डालेंगे तो ये Na+ एक्वस देगा और साथ में OH- एक्वस, ये हो गया इसके साथ रिएक्शन। नेक्स्ट एक पॉइंट देख लो कि द बेसेस विच डिजॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। वैसे बेस जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उनको अल्कली बोलते हैं। और ऑल अल्कलीज आर बेस, जितने भी अल्कली है हमारे पास, सारे अल्कलीज क्या है, बेस है, लेकिन सारे बेस अल्कलीज नहीं है, ठीक है। सारे बेस अल्कलीज नहीं है लेकिन सारे अल्कलीज बेस हैं, ठीक है ना। बट सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं, बात समझ रहा है। अल्कली किसको बोलते हैं, वैसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए उनको अल्कली बोलते हैं, ठीक। तो देखो डेफिनेशन में ही सारा चीज है। अल्कली का डेफिनेशन क्या है कि वैसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए तो उसको अल्कली बोलेंगे। इसका मतलब कि अल्कली जितने भी फॉर्म हो रहे हैं वो सारे क्या है, बेस हैं। क्यों बेस हैं, क्योंकि अल्कली वही होता है, वही चीज है जो, यानी कि अल्कली क्या होता है, वैसे बेस जो पानी में डिजोल्व हो। और वैसा ऐसा नहीं कि एसिड लेना है या कोई अदर सब्सटेंस, वो बेस ही होना चाहिए और वही बेस जो पानी में डिजोल्व हो, तो उसको अल्कली बोल देते हैं। तो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि ये पूरा बेस का एक फैमिली है, ये पूरा बेस है, और ये बेस बाहर लिखना अच्छा रहेगा। ये बेस का फैमिली है पूरा, और इस बेस के फैमिली के अंदर अल्कली आता है, अल्कली आता है, और ये क्या है, ये बेस का बाउंड्री है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेस के अंडर में अल्कली आता है। अल्कली के अंडर में बेस, ऐसा नहीं है कि सारे अल्कली बेस हैं, सारे अल्कली बेस है, लेकिन सारे बेस जो है वो अल्कली नहीं होते हैं, ठीक है। यूजेस बेस का पहला जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक पोटास बोलते हैं, ये सब रटने वाला चीज है। इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज एंड सॉफ्ट सोप, यानी कि साबुन वगैरह भी बनाने में यूज होता है, और बैटरी वगैरह में अल्कलाइन बैटरी जो आता है उसमें भी यूज करते हैं किसका, कॉस्टिक पोटास, जिसको हम लोग पोटेशियम हाइड्रो, ये नाम भी याद रखना, ठीक है ना। कहाँ किस नाम को यूज कर दे कोई गारंटी नहीं है, कहीं कॉस्टिक पोटास लिख दे, कहीं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर दे, तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने में किसका, ब्लीचिंग पाउडर और हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, जो कि एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीस स्टेन फ्रॉम क्लॉथ। ये स्टेन के बारे में पढ़ना होगा तुमको, हमें लगता है 9th में शायद। तो वो स्टेन हटाने के लिए, यानी कि ज्यादा ऑयली वगैरह चीज जो है ना वो क्लॉथ में हो जाता है, क्लॉथ वगैरह में, तो उस ऑयली चीज को निकालने के लिए ना हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे, ठीक। ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। सॉल्ट के ऊपर आते हैं। सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट आर द आयोनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या होते हैं, एक आयोनिक कंपाउंड है विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन और कटायन। पॉजिटिव आयन को हम लोग कटायन भी बोलते हैं, ठीक है ना। पॉजिटिव आयन को हम लोग कटायन भी बोलते हैं, इसका नाम याद रखना। और निगेटिव आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अनायन।
और निगेटिव आयन को अनायन बोलते हैं। तो अदर देन H प्लस एंड फिर से पढ़ो, सॉल्ट आर आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है? आयनिक कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव आयन भी कंटेन करता है अदर देन H प्लस आयन एंड निगेटिव आयन भी कंटेन करता है अदर देन OH माइनस। जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव आयन की बात हो तो सिर्फ H प्लस आयन ही हो, नहीं, H प्लस आयन के अलावे जितने और भी पॉजिटिव आयन आते हैं वो भी हो सकता है, और निगेटिव आयन में OH माइनस के अलावे भी जितने हैं, मतलब कोई है तो वो भी ये सॉल्ट में आ जाते हैं कैटेगरी में। हम H प्लस और OH माइनस के लिए ऊपर मतलब कि हमारे दिमाग में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक जितने एसिड बेस पढ़ रहे हैं उसमें H प्लस और OH माइनस के इर्द गिर्द ही हम घूम रहे हैं, तो इसलिए हमें और जो कटायंस हैं हमारे पास, जैसे कि कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस, ये भी तो कटायन है एक, ठीक है। तो हमें H प्लस और OH माइनस के ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं अभी तक, इसलिए हमारा ध्यान उस पर जा रहा है। लेकिन सिर्फ H प्लस और OH माइनस ही नहीं सॉल्ट में आता है, इसके अलावे और भी ऐसे कटायन और एनायन हैं जो मिल करके, यानी कि ऐसा बोले तो सॉल्ट बनाते हैं, ठीक। तो ये हो गया सॉल्ट का डेफिनेशन। अब आते हैं सॉल्ट के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो पहला एक नॉर्मल सॉल्ट है ना, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक। तो नॉर्मल सॉल्ट क्या है? दीज सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स आर ऑफ एन एसिड आर रिप्लेस बाय मेटल आयन। किससे रिप्लेस हो जाए? मेटल आयन से। दस दे डू नॉट जनरली कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। क्या बोल रहा है? कहने का मतलब ये हुआ कि एसिड में जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, सॉल्ट फॉर्म होता है व्हेन ऑल रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ऑफ एसिड आर रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन। जितने भी हाइड्रोजन, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है एसिड में, वो मेटल आयन से रिप्लेस हो जाए, ठीक है, मतलब कि रिप्लेस हो जाते हैं। नॉर्मल सॉल्ट की बात करें तो जितने भी एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो मेटल आयन के साथ क्या होते हैं? रिप्लेस हो जाते हैं। और सॉल्ट में जो है डू नॉट कंटेन्स एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। सॉल्ट में ना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट होता है, यानी ऐसा बोले सॉल्ट में जो हाइड्रोजन, यदि हाइड्रोजन, पहले तो ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं हो, यदि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन रिप्लेसेबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि NaCl, इसमें किसी तरीके का रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं प्रेजेंट है। Na2SO4, इसमें भी नहीं हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, ठीक। ये चीज़ हम देख चुके हैं, जो सॉल्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है एसिड प्लस बेस, उसमें हम देख चुके हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट कैसे बनता है, और जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होता है वो मेटल आयंस के साथ रिप्लेस हो जाता है, ठीक है ना। तो दूसरा होता है एसिडिक सॉल्ट। दिस सॉल्ट आर फॉर्म्ड व्हेन पॉलीबेसिक, दिस सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ पॉलीबेसिक एसिड is partially neutralized by a base and salt still have some acidic H plus ion। सिंपल समझो ना कि एसिडिक सॉल्ट जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ बनता है मिलके। वीक बेस जब मिलता है तब हमें एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, लेकिन कैसा सॉल्ट? एसिडिक सॉल्ट, और साथ में वाटर मिलता है। जनरल ये समझ सकते हैं, ये चीज समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एसिडिक सॉल्ट हो गया, यानी कि इसमें अभी भी क्या रहेगा? एसिड का प्रॉपर्टी रहेगा एसिडिक H प्लस का। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? NaHCO3, NaHSO3, ये सभी क्या हो जाएंगे? और भी सारे एग्जाम्पल हैं तो इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा? वीक एसिड ले लो और स्ट्रॉन्ग बेस जब मिलते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग या एसिडिक सॉल्ट, सॉरी बेसिक सॉल्ट मिलेगा, तो हमें बेसिक सॉल्ट के साथ साथ वाटर मिलेगा। तो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? लीड हाइड्रोक्साइड NO3, ठीक है ना, ये हो जाएगा तुम्हारा। और CaOH NO3, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये सारे
हमारे स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, ये सारे हमारे ठीक है, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिडिक बेसिक सॉल्ट, सारे बेसिक सॉल्ट के कैटेगरी में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो है फैमिली ऑफ सॉल्ट के ऊपर आते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट, दिस सॉल्ट आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फैमिलीज आइदर ऑन द बेसिस ऑफ एसिड और ऑन द बेसिस ऑफ बेस फ्रॉम विच दे हैव बीन ऑब्टेन्ड, जिससे वो ऑब्टेन्ड होता है उसके बेसिस पर ये सारे हैं। तो पहला सल्फेट फैमिली है, नाइट्रेट फैमिली है, क्लोराइड फैमिली है। तो यानी क्लोराइड फैमिली कहने का मतलब ना कि वैसे सॉल्ट जो सल्फर से वगैरह से उस टाइप के फैमिली से हम अब्स्ट्रैक्ट किए हुए हैं। नाइट्रेट फैमिली मतलब कि वैसे सॉल्ट जो नाइट्रोजन वाले फैमिली से अब्स्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक। तो वही कहने का मतलब है कि सॉल्ट आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट फैमिलीज आइदर ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड और बेसिस ऑफ बेस फ्रॉम विच दे हैव बीन ऑब्टेन्ड, जिससे वो ऑब्टेन्ड किए हैं। तो सल्फेट फैमिली वाले सॉल्ट का एग्जांपल जो हो जाएगा Na2SO4, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, MgSO4, CaSO4, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। नाइट्रोजन फैमिली में NaNO3, KNO3, CuNO3 होल ट्वाइस, ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसमें भी। क्लोराइड फैमिली में KCl, NaCl, CaCl2, AlCl3, ठीक है। तो ये सारे क्लोराइड फैमिली के अंडर में आ जाएगा। अब आता है पीएच, टर्म आता है पीएच। पीएच के बारे में देखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, किसकी कंसंट्रेशन की बात हो रही है, H प्लस आयन की, इन एक्वस सॉल्यूशन इज वेरी स्मॉल, किस चीज में, एक्वस सॉल्यूशन में वेरी स्मॉल, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस द एसिडिटी ऑफ अल्कलाइनिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, सो पीएच स्केल इज यूज्ड टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस। ये किसी भी एसिड और बेस को ना, सिंपल ये समझ लो ये लाइन, किसी भी एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मापने के लिए, जैसे कि हम बोले यदि कि हम क्या किए हैं कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए, हम क्या किए, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किए, जैसे कि हम 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, 5 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो ये जो किलोमीटर आ रहा है हमारे साथ, या 10 मीटर ट्रेवल किए, ये जो मीटर आ रहा है यूनिट, पीएच वही काम करता है कि हमें बताएगा कि हम जैसे बोल रहे हैं 10 किलोमीटर ट्रेवल किए, तो पीएच हमें बताएगा कि कोई भी बेस या जो एसिड है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। यानी बेसिक और एसिडिक का मापने का मेजर हो गया एक, ठीक है। तो अब पीएच स्केल में क्या क्या होता है, ऑल सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यूज बिटवीन 0 से 7 वो एसिडिक नेचर के होते हैं। जिनका पीएच वैल्यू 7 से 14 में होता है, देखो पीएच वैल्यू जनरली रेंज करता है 0 से 14 तक, ठीक है। ये क्या है, रेंज ऑफ पीएच, रेंज ऑफ पीएच, पीएच का यही रेंज है 0 से 14। अब इसमें जो 0 से 7 होता है ना, वो एसिडिक नेचर को शो करता है, और 7 से 14 को बेसिक नेचर शो करता है, और जिसका वैल्यू पीएच वैल्यू 7 के इक्वल हो वो न्यूट्रल होता है, ठीक। वो क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस इज मेजर्ड बाय अ स्केल कॉल्ड पीएच स्केल। तो ये डेफिनेशन हो गया हमारे लिए, पीएच स्केल क्या होता है, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस मेजर करने का स्केल है, ठीक है ना, तो उसी को हम पीएच स्केल बोलते हैं। pH value of a solution indicates the concentration of hydrogen ion in solution, हमें बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है, वही हमें पीएच स्केल बताता है। यानी कि H प्लस को देख रेख करके, यानी कि समझ कर हमें बताता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या नहीं है। यदि उसमें H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। यदि उसमें हाइड्रोजन आयंस काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो बेस है, उसमें बेस है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि उसमें OH माइनस ज़्यादा प्रेजेंट है।
इसका मतलब कि वो बेसिक है। ठीक है, अब आता है पीएच वैल्यू का रेंज जो होता है 1 से 14 होता है। ये है कि पीएच पेपर इज यूज टू फाइंड चेंज इन कलर। एक पीएच पेपर आता है जिसपे हम क्या करेंगे, कलर चेंज शो करता है। यूनिवर्सल इन पेपर इंडिकेटर पेपर होता है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डाई एंड, ये कुछ नहीं है, फालतू का चीज़ है। सिंपल ये समझो, ये पेपर है, इस पे क्या करता है ना, ये कलर चेंज शो करता है। यदि हम इस पे एसिड या बेस डालेंगे तो हमें कलर चेंज शो करता है इस तरीके से। तो हम इससे पता लगाते हैं ना कि वो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिड या बेसिक है, सिंपली। सॉल्ट का पीएच के बारे में, तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होता है न्यूट्रल होता है, तो इस कारण न्यूट्रल है, तो उसका पीएच जो है 7 होगा। लेकिन सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, कैसा एसिड होगा वो, सॉरी कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और सॉल्ट एसिडिक है, इसका मतलब कि पीएच उसका क्या होगा, लेस देन 7। स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, बेस कैसा है, वीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस मिल करके एसिडिक सॉल्ट बनाते हैं। और एसिडिक सॉल्ट का जो एसिडिक सॉल्ट यानी कि सॉल्ट का नेचर कैसा है, नेचर वाइज वो सॉल्ट कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। तो एसिडिक हो गया तो एसिड का जो पीएच होता है वो लेस देन 7 यानी 0 से 7 के बीच में लाई करता है। तो 0 के 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है। उसी तरीके से यदि हम स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, इसी तरीके से हम यदि स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास और वीक एसिड है, तो ये कैसा नेचर का सॉल्ट बनेगा, बेसिक नेचर का, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट यानी कि सॉल्ट का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक है। और बेसिक है तो बेस का जो पीएच होता है वो 7 से 14 के बीच में लाई करता है। तो बेसिक ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है इसका भी पीएच है 7 से 14 के बीच में लाई करेगा, यानी मोर देन 7। ठीक है, नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ये सिर्फ थियोरेटिकल है, ठीक है ना, पूरा थियोरेटिकल है और समझने वाला, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ समझाने वाला है, एक्सप्लेन करने वाला है, कुछ नहीं है। तुम सिंपल एनसीईआरटी से पढ़ लो, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ा देते हैं एसिड रेन। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो भी डेफिनेशन दे रखा है, द रेन विच कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड डिसॉल्व इन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि जो एसिड रेन क्या है, नाम से ही क्लियर है, वैसा रेन जो एसिडिक नेचर का हो, यानी कि वैसा रेन जिसमें एक्सेस अमाउंट में एसिड डिसॉल्व हो। ठीक है, वो एसिड हो सकता है कि पॉल्यूशन के कारण उसमें आ जाए, इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री है, तो वहां से जो जैसे केमिकल फैक्ट्री है कोई, तो केमिकल फैक्ट्री है तो उसमें केमिकल रिएक्शन वगैरह हो रहा है, तो वहां से जो पॉल्यूशन निकल रहा है तो उस पॉल्यूशन में भी एसिड का कुछ ये होगा, इम्पैक्ट होगा, कुछ एसिड होंगे उसमें, डिसॉल्व होंगे। तो वो फाइनली यदि हमारे इन्वायरमेंट में आ रहा है, तो क्लाउड वगैरह है हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो उनके साथ मिल करके क्या करता है, वहां से एसिड हो सकता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता हो, पानी के साथ मिल जाता हो। तो और वही जब रेन होता है तो रेन कैसा हो जाता है, एसिडिक रेन होता है। और वो रेन जब एसिडिक हो गया तो इसका मतलब कि उसी को एसिड रेन बोल देते हैं। तो एसिड रेन काफ़ी हार्मफुल है, वो हमारे लिए भी हार्मफुल है, क्रॉप्स के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर डिसॉल्व इन रेन वाटर टू फॉर्म एसिड लाइक कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। समझ में रहा है ना, उसी तरीके का बात है कि जैसे कि एसिड ऑक्साइड जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो क्या होता है, रेन में डिसॉल्व हो जाता है, रेन वाटर में जब रेनिंग हो रहा हो उस दौरान वो क्या होगा, उनमें डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में, और वाटर में डिसॉल्व हो करके जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या सल्फर डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बोनिक एसिड बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड बना देगा। तो ये एसिड बन गया। अब ये एसिड क्या होगा, जब हमारे क्रॉप्स पे या हमारे बॉडी पर पड़ेगा तो काफ़ी हार्मफुल होगा। तो ये ऐसा हो रहा है कुछ, जैसे कि रेन हो रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से रेन हो रहा है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में ना, जैसे कि इंडस्ट्री से या बहुत सारी चीज़ से एसिडिक ऑक्साइड्स प्रेजेंट है। एसिडिक ऑक्साइड कहने का मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ प्रेजेंट है। तो जब रेन हो रहा होता है
इस दौरान में क्या होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड इस रेन, और रेन क्या है, वाटर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा कि इस रेन के साथ रिएक्ट करेगा, और रेन के साथ रिएक्ट कर करके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से कार्बोनिक एसिड, एसिड मिल गया। क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड यानी एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड में, उसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड यदि रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, और यही फाइनली हमारे क्या हो जाते हैं, एसिड रेन हो जाते हैं। ये फाइनली एसिड रेन, इसी रेन को हम क्या बोल देते हैं, एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन सिंपल है। एसिड रेन काउज डैमेज टू क्रॉप्स, सॉइल्स, बिल्डिंग्स मेड फॉर मार्बल, मार्बल से जो बना है उसको। तो यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा समझने वाला और थोड़ा सा टफ सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, कॉमन सॉल्ट, यानी कि अब जो सॉल्ट, कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं जिनके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर होने चाहिए। तो कॉमन सॉल्ट क्या है, तो सी वाटर इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसी को कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। तो इसका जो मेन सोर्स है ना, एक बोल सकते हैं तो सी वाटर है। टू एक्सट्रैक्ट द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर इट इज अलाउड टू इवेपोरेट इन अ शैलो टैंक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सन एंड विंड। तो हम लोग सी से कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, वहां से वाटर लेंगे, किसी टैंक में रख देंगे, ठीक है, पानी है, पानी हमें मिलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, सी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, नमकीन होता है, सबको पता है। तो इसमें से पानी इवेपोरेट हो जाएगा, और जो सॉल्ट है ना वो इसके नीचे बॉटम में हमें मिल जाएगा इवेपोरेशन होने के बाद। तो इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कॉमन सॉल्ट के, कॉमन सॉल्ट के प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सबस्टांस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 820 डिग्री सेल्सियस होता है, 820 डिग्री सेल्सियस होता है। एट लो टेम्परेचर, जैसे 0 से -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, इट एग्जिस्ट एज अ डिहाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये जो है NaCl2H2O है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, NaCl.2H2O, ठीक है, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में। ये .2H2O जो है बता रहा है कि डिहाइड्रेटेड फॉर्म में है। इट इज स्लाइटली हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर, ये थोड़ा सा हाइड्रोस्कोपिक नेचर, हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रो नहीं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वैसे सबस्टांस को बोलते हैं जिसके पास टेंडेंसी हो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने का, ठीक है, उसको हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। नेक्स्ट की ये वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये अब तक का हो गया कॉमन सॉल्ट का प्रॉपर्टीज। इसके यूज को देखते हैं, कॉमन सॉल्ट का यूज क्या क्या है। पहला, इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर डाइट, ये मतलब कि रेगुलर डाइट का एक बोल सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट डाइट है हमारे लिए। इट इज यूज टू मेक फ्रीजिंग मिक्सचर, ठीक है, फ्रीजिंग मिक्सचर यूज, यानी फ्रीजिंग मिक्सचर व्हेन मिक्स्ड विथ आइस। एग्जाम्पल इन मेकिंग आइसक्रीम में भी इसका यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये जो कॉमन सॉल्ट है हमारा NaCl, इन ब्लीचिंग, कॉस्टिक सोडा बनाने में भी यूज होता है, यानी कि रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करते हैं। कॉस्टिक सोडा बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा बनाने में, वॉशिंग सोडा बनाने में। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक एक करके कॉस्टिक सोडा का, है ना, ब्लीचिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वॉशिंग सोडा का, एक एक करके किस तरीके से इसका प्रिपरेशन है वो देखेंगे, इसका यूजेस क्या है वो देखेंगे। तो ये जो कॉस्टिक सोडा है, ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है या वॉशिंग सोडा है, इन सबको बनाने के लिए जो हमारा कॉमन सॉल्ट है रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्टिक सोडा, जिसका तो कॉस्टिक सोडा तो कॉमन नेम हो गया, लेकिन केमिकल नेम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसके प्रिपरेशन को देख लो, प्रिपरेशन कैसे होता है इसका, मेन यही है और इसका यूजेज है। तो 2 मोल NaCl लेते हैं हम, ठीक है, एक्वस, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर भी 2 मोल, ये बैलेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, बैलेंस्ड है। और इनका हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाने पर क्या बनता है, 2NaOH
एक्वस प्लस 2NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस, इसके साथ साथ H2 गैस। ठीक है, यही तो हमारा मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, इस पूरे मेथड को। तो दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है ना। ये पूछ देगा कि क्लोर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा है, किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बनाते हैं। ठीक है ना। तो वो यहाँ हम क्या बोलेंगे कि क्लोर अल्कली प्रोसेस से। ये तो हो गया हमारे पास किस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इस रिएक्शन को रट जाना। अब इसके यूजेस को देख लेते हैं। तो ये यूज होता है किस चीज में? फॉर मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स, फॉर डिग्रीसिंग मेटल्स। ठीक है ना। डिग्रीसिंग क्या होता है? डिग्रीसिंग का मतलब होता है ना, जैसे कि हम कोई मेटल है उसको ग्रीसिंग किए हुए हैं, जैसे कि उसको ऑयलिंग किए हैं, पेंट किए हैं, तो उसको हटाने के लिए डिग्रीसिंग, यानी उसको हटाने के लिए इसका यूज करते हैं डिग्रीसिंग। इन मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इसका यूज होता है ना। और लैबोरेटरी रिएजेंट, यानी कि लैब में कुछ खुरपात करने के लिए, कुछ रिएक्शन करवाने के लिए, कुछ ये करने के लिए, है ना, रिएजेंट के तौर पे इसका यूज होता है। दूसरा आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है भाई? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना रिएक्शन काफ़ी सिंपल है। तो ये हम बनाते हैं बाई पासिंग, है ना, बाई पासिंग Cl2 गैस, क्लोरीन गैस को पास करके ओवर किसके ऊपर? सिलेक्ट लाइम। हम क्या करते हैं ना कि सिलेक्ट लाइम पे ऊपर क्लोरीन गैस पास करवा देते हैं। जैसे सिलेक्ट लाइम हमारे पास क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को सिलेक्ट लाइम बोलते हैं, CaOH2। इस पे हम क्लोरीन गैस पास करवा दिए। ठीक है ना। तो हमें क्या मिलता है? CaOCl2 प्लस में H2। तो यही तो CaOCl2 हमारा क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। यही तो है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका भी काफ़ी इजी है, ये क्या बोल सकते हैं, इसका प्रिपरेशन। ठीक है ना। तो ये सिलेक्ट लाइम है। इसका यूजेस देख लो। तो इसका यूज होता है पहला इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन। कॉटन और लिनन के ब्लीचिंग के लिए इसका यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है वुड पल्प के ब्लीचिंग के लिए। लॉन्ड्री वगैरह में जहाँ कपड़ा वॉश होता है वहाँ पे इसका यूज होता है ना। डिसइंफेक्टिंग, और वाटर जो है, जैसे कि पीने वाला जो पानी है वो इन्फेक्टेड नहीं हो जाए तो इसका यूज करते हैं। ठीक है। इन्फेक्टेड मतलब कि इसका यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो जर्म्स वगैरह, ये किल कर देता है उसको। नेक्स्ट आता है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो बाईपासिंग पहले लिख लो इसको। बाईपासिंग किसका? CO2 थ्रो, कार्बन डाइऑक्साइड का को पास करते हैं किसके थ्रो? बाय थ्रो कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। किसका? सोडियम क्लोराइड का, सैचुरेटेड विथ अमोनिया। सैचुरेटेड विथ अमोनिया। जिसको ये पढ़ के नहीं समझ में आया हो वो रिएक्शन देख ले कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनिया, कैसा अमोनिया होगा? सैचुरेटेड। जो सोडियम क्लोराइड है ना वो अमोनिया के साथ सैचुरेटेड होगा। अमोनिया के साथ क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। कौन सैचुरेटेड होगा? सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ ले लिया अमोनिया, सोडियम क्लोराइड यहाँ है, अमोनिया के साथ सैचुरेट कर दिए और साथ में पानी ले लिए। ठीक। तो ये हमें क्या दे देगा? NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है। ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? तो यही तो हमारा बेकिंग सोडा है।
ये हमारा क्या हो गया, बेकिंग सोडा। इस तरीके से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से भाई, तो बाई पासिंग CO2 थ्रू कोल्ड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड विथ अमोनिया। ठीक, तो इसका भी यूज देख लेते हैं। तो इसका यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। एंटासिड के तौर पे इसका यूज करते हैं। एंटासिड यानी कि बोल सकते हैं मेडिसिन के तौर पे, ठीक है ना, एंटासिड की जैसा यूज करते हैं। एज एन एडिटिव इन फूड एंड ड्रिंक, इसको भोजन फूड वगैरह में या ड्रिंक वगैरह में ऐड करते हैं, ठीक ना। सोडा को नाम सुने होगा, इसी को सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा को, जो ड्रिंक बनाते हैं, शराब जिसको बोलते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है सोडा का। नेक्स्ट आता है वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा ना किस तरीके से फॉर्म होता है, तो इसका प्रिपरेशन देखो। तो यह NaCl ले लो। देखो सब में NaCl यूज आया है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही देखे थे कि इन सबको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है, NaCl रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है सबको बनाने के लिए। तो NaCl है, साथ में अमोनिया आता है वॉशिंग सोडा बनाने में, और पानी वगैरह का भी थोड़ा सा सहयोग रहता है इसमें। और ये सभी मिल करके हमें NaHCO3 देते हैं। ये तो सिंपल रिएक्शन लिख रहे हैं जो हम लिखे थे पीछे, किसके बनाने में, बेकिंग सोडा। तो ये हमारा बेकिंग सोडा है, ठीक है। ये तो बेकिंग सोडा बना। अब यहाँ से क्या होता है ना कि अब यहाँ से हम बेकिंग सोडा को उठाते हैं, और बेकिंग सोडा को उठाते हैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ से बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये क्या किया, यहाँ पे हीट किया, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। सेकंड स्टेप में ये पहला स्टेप हो गया, और ये दूसरा स्टेप। तो दूसरा स्टेप में, पहला स्टेप में क्या किए हम कि सोडियम यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन करवाएं, और दूसरे स्टेप में हम बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिए। सेकंड स्टेप में हम क्या किए, बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन करवा दिए। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट कर दिए सोडियम बेकिंग सोडा को हम क्या कर दिए, हीट कर दिए। और जैसे ही हीट किए तो यहाँ हमें क्या मिल गया, Na2CO3। यही तो है वॉशिंग सोडा, यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा है, Na2CO3, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया, वॉशिंग सोडा। बात समझ में आ गई। लेकिन एक स्टेप और हम लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट का जो ये सोडियम कार्बोनेट बना, ये अभी वॉशिंग सोडा नहीं है। इसको वॉशिंग सोडा लिखना ना हम अच्छा नहीं समझते हैं। इसको हम क्या लिख दें, सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट अभी बोलते हैं। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका दोबारा से क्रिस्टलाइजेशन करा देते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। दूसरा में क्या करवाए हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कराए हैं बेकिंग सोडा का। तीसरे स्टेप में क्या कर दे रहे हैं ना कि सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलाइजेशन करवा दे रहे हैं। तो जैसे ही इसका क्रिस्टलाइजेशन कराएंगे, Na2CO3 सॉलिड है, और यहाँ 10 मोल ऑफ H2O के साथ क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, Na2CO3.10H2। इसको हम बोल देंगे वॉशिंग सोडा। इसको हम क्या बोलेंगे, वॉशिंग सोडा। ये वॉशिंग सोडा बोल सकते हैं। और ये क्या है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। बात समझ में आ गई। तो ये हुआ हमारा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वे प्रोसेस। बात समझ में गई। तो इसका यूज देख लो। इसको यूज करते हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, फॉर वॉशिंग पर्पस इन लॉन्ड्री वगैरह में, वॉशिंग पर्पस के लिए। ये क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज होता है घर में भी, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स क्या होता है,
जस्ट लाइक मेडिसिन। बोरेक्स क्या है, मेडिसिन के तौर पे, क्लीनिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है, पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। तो काफ़ी इसके यूज है। नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये एक अलग टर्म है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, इट इज प्रिपेयर बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम एक टर्म बनाया हुआ है जिसका फार्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O एट 373 केल्विन। तो यही जिप्सम है। जिप्सम को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं एट दिस केल्विन, एट दिस टेम्परेचर पर, तब जाके प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है हमें। तो यहाँ आने से पहले हम क्या करते हैं ना कि इसका रिएक्शन देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, हीट करते हैं, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे फॉर्म होता है। तो हम जिप्सम को हीट करेंगे, CaSO4.2 मोल ऑफ H2O है हमारे पास, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, कितने टेम्परेचर, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। और इस पर हीट करने से ना ये कुछ इस तरीके का बनता है, CaSO4 डॉट हाफ मोल ऑफ H2O। यहाँ 2 मोल ऑफ H2O है, यहाँ आधा हो जाता है, और साथ में आधा मोल ऑफ 1/2 यानी कि 1.5 बोल दो। ये इतना मोल जो है ना वाटर अलग ये रिलीज होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यही हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है। तो द टेम्परेचर ड्यूरिंग द हीटिंग शुड नॉट अलाउड, क्या है, नॉट बी अलाउड टू राइज अबव दिस। इस टेम्परेचर से राइज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज होल ऑफ इट्स वाटर इज लॉस्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, फॉर्म होगा। इसका जो फार्मूला है एनहाइड्रस का, वो CuSO4 डॉट 2H2 है। तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज, एनहाइड्रस थोड़े होता है भाई, एनहाइड्रस तो वाटर नहीं होना चाहिए उसमें, तो एनहाइड्रस नहीं होगा, ओनली CaSO4 होगा। एनहाइड्रस है ना, ओनली CaSO4 होगा, ठीक है। एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज ऑब्टेन्ड, यानी कि टेम्परेचर में थोड़ा सा भी हम गड़बड़ करेंगे, यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर हुआ कि सारे वाटर क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और हमें एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट मिल जाएगा, ठीक। तो वैसा नहीं करना है। इसका यूजेज देखते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ में यूज होता है, जैसे कि मेकिंग टॉयज, पोएट्री, सेरेमिक, यानी कि जो डिजाइन वगैरह होता है ना। इट फॉर मेकिंग स्टैचूज मूर्ति वगैरह बनाने में, मॉडल बनाने में, और भी डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में इसका यूज होता है। ये फायर प्रूफिंग मटेरियल के तौर पे भी यूज होता है, ठीक है। इन मेडिकल साइंस प्लास्टर फॉर सेटिंग, यानी कि जो प्लास्टर हम करते हैं ना हड्डी वगैरह टूटने पे, वो इसी से हम लोग करते हैं, ठीक है। फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, ठीक है ना। तो इसी का यूज करके, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही यूज से हम लोग ये जो प्लास्टर करते हैं, मतलब कि जो हड्डी वगैरह टूट जाता है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज से हम क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं। एक टर्म आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक यूनिट फॉर्म, मतलब कि ऐसा बोलो ना कि एक सॉल्ट है, तो उसके एक फार्मूला यूनिट में जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कि हमारे पास जिप्सम है, तो जिप्सम का हमारे पास क्या फार्मूला था, CaSO4 डॉट 2H2। तो यहाँ पे हमारे पास कितने वाटर प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर के, इसलिए जो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना वो 2 हो जाएगा। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो जाएंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वाटर का, 2H2 है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। सेम उस तरीके से इन हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O, यानी कि 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन से है यहाँ। तो यहाँ H2O का कितना मोल है, 5, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो जाएगा, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ कितने मॉलिक्यूल हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, 5। तो यहाँ खत्म होता है हमारा क्लास 10th का जो एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी आएगा ना, तो लाइक कमेंट शेयर करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो दोस्तों के साथ। और यहाँ
ये जो चैप्टर है ये इंड हुआ, खत्म हुआ। जितने भी मेन इस चैप्टर में है ना कि जितना भी केमिकल रिएक्शन है, जितना भी केमिकल रिएक्शन है, उस सारे केमिकल रिएक्शन को रट जाना है, रट जाना है, ठीक है, रट जाना है, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो मतलब कि 100% पूछता ही तो पूछता है, ठीक है ना। तो तब तक के लिए इसको, अब चैप्टर खत्म हो गया, इसको रोकते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, ठीक।